हाय गाइस, और आज के वीडियो का टॉपिक है फंक्शनल स्ट्रक्चर। देखिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्लास 12th की बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 5 यानी ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के अंदर दिया गया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर मैं बात करूं फंक्शनल स्ट्रक्चर के एग्जाम व्यू पॉइंट की, तो देखिए मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक यूं ही एग्जाम में किसी डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसलिए एग्जाम में ये केस स्टडी की फॉर्म में आ सकता है, जहां एज ए स्टूडेंट सबसे पहले आपको केस स्टडी को पढ़ के समझना है, फिर ये करेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर का ही केस स्टडी का क्वेश्चन है या नहीं। अगर आपकी आइडेंटिफिकेशन फंक्शनल स्ट्रक्चर के लिए जाती है तो फिर आपको इसे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके आना होगा। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर को एग्जाम में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके आने से पहले आपको ये समझना होगा कि एक्चुअली में फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए, अगर मैं बात करूं फंक्शनल स्ट्रक्चर की, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है फंक्शनल और दूसरा है स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं फंक्शनल की, तो देखिए फंक्शनल का मतलब हुआ कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी जॉब्स वहां के एम्प्लॉयज परफॉर्म कर रहे थे, और जॉब को परफॉर्म करने के लिए वो जितने भी तरह की छोटी बड़ी जितनी भी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं फंक्शनल कहलाती है। इसके अलावा अगर थोड़े ब्रॉड लेवल पे बात करूं, तो ऑर्गेनाइजेशन को जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर बांट दिया जाता है, वो डिपार्टमेंट भी कभी कभी फंक्शनल कैटेगरी में कहलाए जाते हैं। अब मैं बात करता हूं स्ट्रक्चर की, तो देखिए स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम को बांटने के कुछ पैटर्न्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल फ्रेमवर्क, यानी कि ये कहा जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन को जिस पैटर्न में बांटा जा रहा है या ऑर्गेनाइजेशन को जिस फ्रेमवर्क में बांटा जा रहा है, उस फ्रेमवर्क के अंदर इन जॉब, इन एक्टिविटी और इन डिपार्टमेंट को मिला करके सिंक्रोनाइज करके जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करवाए जा रहे हैं, वो एक फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाता है। अब अगर मैं बात करूं कि इन जॉब, इन एक्टिविटी और इन डिपार्टमेंट को किसी पैटर्न या फ्रेमवर्क के अंदर फीड करके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाया जाएगा, तो यहाँ ये बहुत कहने लायक बात होगी कि फिर इन जॉब्स, इन एक्टिविटीज और इन डिपार्टमेंट के सभी लोगों को सिमिलर नेचर के काम करने वाले इंडिविजुअल को साथ में रखा जाएगा। जब सिमिलर नेचर के लोगों को साथ में रखा जाता है, जब वो मिलजुल करके काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन में जो एफिशिएंसी डेवलप की जा रही है, वो एफिशिएंसी काफी ज्यादा हद तक इंक्रीज हो जाती है। तो कट शॉर्ट में ये कहा जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा पैटर्न है, या यूं कहूं तो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहां पर सिमिलर नेचर के जॉब्स को, सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज को या सिमिलर डिपार्टमेंट्स के इंडिविजुअल को साथ में रख करके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करवाए जाते हैं, ताकि कंपनी की एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। उम्मीद करूंगा यहां से फंक्शनल स्ट्रक्चर का बेसिक पैटर्न तो आपको समझ में आ गया कि फंक्शनल स्ट्रक्चर होता क्या है। अब बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर को किसी प्रैक्टिकल केस स्टडी के साथ समझने की। तो यहां प्रैक्टिकल केस स्टडी में मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा टाटा स्टील कंपनी का। बखूबी मैं ये मानता हूं कि आपने इस कंपनी का नाम कई बार सुना होगा। अब बात करते हैं टाटा स्टील की, तो देखिए टाटा स्टील अपने बिजनेस के अंदर स्टील का प्रोडक्शन करता है, तो एक डिपार्टमेंट इनके पास प्रोडक्शन का होगा। जब मैं बात करूंगा टाटा स्टील की, तो जाहिर सी बात है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी टाटा स्टील के पास होगा। फिर जब टाटा स्टील इतनी बड़ी कंपनी है, इतने बड़े लेवल पे स्टील का प्रोडक्शन करते हैं, तो इनको फाइनेंस डिपार्टमेंट की भी जरूरत पड़ती होगी, और इतनी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए इनके पास ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट तो आई एम प्रीटी श्योर इनके पास जरूर से होगा। ताकि इस तरह से हमने टाटा स्टील को इन 4 अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट लिया। तो देखिए, जब हम किसी कंपनी को डिपार्टमेंट के बेसिस पे बांट देते हैं, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाता है। अब यहां से समझने की बात है कि टाटा स्टील के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर क्या काम हो रहा होगा। तो देखिए, मैं 2 मोटे मोटे काम लेके चलूंगा। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात होगी, तो टाटा स्टील में बनाए गए स्टील की क्वालिटी को चेक करना प्रोडक्शन का काम होगा। उस स्टील को बनाने के लिए जिन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, वो प्रोसेस भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होगा। इस तरह से सिमिलर नेचर के इंडिविजुअल को एक डिपार्टमेंट में रख दिया जाएगा। फिर बात करें टाटा स्टील के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किस तरह की सिमिलर एक्टिविटी हो रही होंगी, तो देखिए मार्केटिंग के अंदर सेल्स को करना, मार्केटिंग के अंदर एडवर्टीजमेंट को करना, ये सिमिलर नेचर के जॉब हैं जिन्हें साथ में रख के टाटा स्टील एफिशिएंसी को डेवलप करना चाहेगा। अगर मैं बात करूं फाइनेंस डिपार्टमेंट की, तो देखिए यहां पर फिर फाइनेंशियल प्लानिंग जो की जाएगी, उस तरह के इंडिविजुअल को साथ रखा जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, डेट इक्विटी के अरेंजमेंट के लिए सिमिलर नेचर के लोगों को साथ रखना होगा। ठीक उसी तरह से टाटा स्टील के अंदर जो एचआर डिपार्टमेंट है, उनका काम होगा कि इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कहां कहां वैकेंसी क्रिएट की जा रही थी, और ऑर्गेनाइजेशन में कहां कहां किस लेवल पे इंटरव्यू को चलाया जाएगा, ये सब काम एचआर डिपार्टमेंट का होगा। यानी कि इस तरह से हमने टाटा स्टील का एक फिक्टिशियस
फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने की कोशिश की है, जहां टाटा स्टील को हमने 4 अलग अलग मेन डिपार्टमेंट में बांटा और फिर जो जॉब्स थे, जो एक्टिविटीज थी, उनको सिमिलर नेचर को हमने साथ में रख दिया। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है तो इसे फॉलो करने के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस उस स्ट्रक्चर को, उस कंपनी को उठाने पड़ते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इनके एडवांटेज की, तो देखिए सबसे पहली एडवांटेज यहां किसी भी कंपनी को मिलेगी फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो करने के साथ, वो होगी ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। देखिए, जब मैं बात करता हूं फंक्शनल स्ट्रक्चर की, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो सिमिलर नेचर के जॉब है उन्हें साथ में रखा जा रहा है। यानी कि टाटा स्टील के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो इंडिविजुअल स्टील की क्वालिटी को चेक कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने लिए ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन ओवर द ईयर डेवलप कर चुका है। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि जब टाटा स्टील के एचआर डिपार्टमेंट के अंदर जो इंडिविजुअल कई सालों से इंटरव्यू ले रहा है, उसे परफेक्टली ये समझ में आ चुका है कि टाटा स्टील के अंदर किस तरह से इंटरव्यू लिए जाते हैं, किस तरह के कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। यानी कि वो इंटरव्यू लेने वाले इंडिविजुअल का ऑक्यूपेशन पे स्पेशलाइजेशन मैक्सिमम एफिशिएंसी तक पहुंच चुका है। इसीलिए फंक्शनल स्ट्रक्चर की पहली एडवांटेज होती है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। लेकिन जब मैं बात करता हूं फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस की, तो यहां डिसएडवांटेजेस भी नजर आती हैं। तो डिसएडवांटेज में पहली डिसएडवांटेज होगी नो फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, जब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन डेवलप होता है। इसका मतलब ये होगा कि एक ही पोस्ट पे काम करने का मुझे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन एक से ज्यादा काफी लंबे टाइम पीरियड तक अगर मैंने इसी स्ट्रक्चर पे काम कर लिया तो धीरे धीरे मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म कर देगा। यानी कि एक इंडिविजुअल एक ही स्ट्रक्चर पे कई सालों तक एक जैसा काम करते करते अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म कर देगा। वो नई ट्रेनिंग, नया डेवलपमेंट, डायनामिक एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और ये देखा जाएगा कि धीरे धीरे फंक्शनल स्ट्रक्चर में काम करने की वजह से एम्प्लॉय के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, खुद को चेंज करने की जो फीलिंग थी, वो खत्म हो जाएगी। अब मैं बात करूं फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज नंबर 2 की, तो देखिए यहां दूसरा एडवांटेज दिया गया है नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। देखिए, जब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमने किसी एक इंडिविजुअल को एक परफेक्ट काम दिया था सिमिलर नेचर के लोगों को साथ में काम करवाने के बावजूद। इसीलिए यहां पर डुप्लीकेशन नहीं हो सकता है। जो काम किसी एक इंडिविजुअल को मिला था वही काम किसी दूसरे इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब टाटा स्टील अपने फाइनेंस की प्लानिंग करना चाहेगा तो यह काम सिर्फ प्लानर को मिलेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने वाले इंडिविजुअल को इस बात से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए फंक्शनल स्ट्रक्चर को जो फॉलो किया जाता है तो वहां डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो हमारा दूसरा एडवांटेज हमारे सामने आ जाता है, नो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखिए, ये पॉइंट ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब टाटा स्टील कंपनी का जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उस पर धीरे धीरे इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड है, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, मार्केटिंग का हो, फाइनेंस का हो, एचआर का हो, हर एक डिपार्टमेंट का हेड अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने पे ज्यादा फोकस करता है। वो अपने डिपार्टमेंट में सेंट्रलाइज हो जाता है और धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे वो ध्यान नहीं देता। इसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि यहाँ टाटा स्टील चाहती है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा कम हो जाए। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन इस टोटल एक्सपेंसेस को कम करना चाहती है, लेकिन अगर एक्सपेंसेस को कम करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपनी क्वालिटी कम करनी पड़ेगी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टारगेट्स पूरे नहीं होंगे। इसीलिए फंक्शनल स्ट्रक्चर में काम करते करते प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, कॉस्ट चाहे ज्यादा हो वो ध्यान नहीं देगा और इस तरह से अपने डिपार्टमेंट का तो ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेगा, लेकिन टाटा स्टील का जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो पाएगा और कंपनी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पे ध्यान नहीं दे पाएगी। ठीक उसी तरह से ये कहा जा सकता है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जब लोगों का इंटरव्यू लेगा तो इंटरव्यू अपने हिसाब से लेगा। उसमें अगर थोड़े पैसे ज़्यादा भी खर्च हो रहे होंगे उनके टी, कॉफ़ी, ब्रेक और पेपर डॉक्यूमेंटेशन पे, तो एचआर डिपार्टमेंट अपने काम के क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। इसी वजह से
एचआर डिपार्टमेंट का अपना ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो जाएगा, लेकिन टाटा स्टील का ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। शायद इसी वजह से फंक्शनल स्ट्रक्चर एक परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनता। इसीलिए हमारी बुक में हमें दूसरा स्ट्रक्चर यानी डिविजनल स्ट्रक्चर भी दिया गया है और कहीं ना कहीं ये समझाया गया है कि एक टाइम पीरियड के बाद कंपनी को अपने फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस को छोड़ के डिविजनल स्ट्रक्चर में शिफ्ट होना पड़ता है। बहरहाल डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर और लिया गया एग्जांपल आपको समझ में आया है, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेगा और फ्यूचर में किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।